हेलो दोस्तों, स्टूडेंट मंथन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ एनसीईआरटी बुक की ज्योग्राफी की चौथी चैप्टर जो कि छठी क्लास से ली गई है। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में जानेंगे। मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होते हैं, डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे, स्केच के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, एटलस के बारे में हम लोग सीखेंगे, सिंबल्स क्या होते हैं, प्लान क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है हमारे लोगों के लिए। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक, मैप्स, मानचित्र। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है मैप और ग्लोब में, आपको थोड़ा डिफरेंस बताया गया है। तो जनरली हम लोग जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब हम लोग क्यों यूज करते हैं? ग्लोब जब हम लोग को जब पूरी पृथ्वी की, अर्थ की स्टडी करना हो तो हम लोग के लिए ग्लोब क्या होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। बट जब हम लोग को कोई भी एक देश का या पृथ्वी का कोई एक पार्ट का स्टडी करना हो, जैसे अपने देश का हो गया, स्टेट का हो गया, या ज़िलों का अध्ययन करना हो, शहरों के बारे में जानना हो, गांव के बारे में अध्ययन करना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए मैप बहुत ही यूज़फुल होती है। तो मान पृथ्वी जो होता ही है मानचित्र, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को, जो पैमाना होता है ना, स्केल, पैमानों को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। ये हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको स्केल बोलते हैं। ठीक है। तो इस पृथ्वी का कोई भी एक सतह का एक कोई भाग हो, उनका जो अर्थ का कोई सरफेस है, उसका कोई एक पार्ट है, उसको हम लोग स्केल के माध्यम से, कोई प्लेन सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्केच करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ठीक है, मैप में। ठीक है। तो मैप में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र को और या कुछ जो और दूसरा कुछ फैक्ट हो गया, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मैप में हम लोग शो करते हैं। कोई एक छोटा सा क्षेत्र हो गया या कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ तथ्य हो गए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैप के माध्यम से। ठीक है। तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह एक तथ्य हो सकता है, बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं एक किताब में। वो मैप का एक बुक होगा, वो उसमें क्या होगा, बहुत सारे मैप एक साथ रखा गया होगा। तो हम लोग उस बुक को क्या बोलेंगे, हम लोग उस बुक को एटलस बोलेंगे। उसको एटलस, वो एटलस बन जाता है, एटलस बोला जाता है। बहुत सारे मैप्स एक साथ होंगे एक बुक के रूप में। ठीक है। और एटलस क्या है, विभिन्न टाइप्स का हो सकता है और अलग अलग स्केल में खींचा गया होगा, अलग अलग मेजरमेंट पे वो बेस्ड होगा वो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक ही स्केल में खींचा गया होगा, जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार एटलस खींचा जाता है या बनाया जाता है। ठीक है। जो एक मैप्स का, बहुत सारे मैप्स को एक जगह कलेक्ट करके एज ए बुक, एक बुक का उसको फॉर्म दिया जाता है, एक बुक का रूप दिया जाता है। ठीक है, उसको एटलस बोलते हैं। तो मानचित्र में क्या हम लोग को एज कम्पेयर टू ग्लोब, ग्लोब की अपेक्षा हम लोग को क्या होता है, ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है मानचित्रों से। ठीक है। और मानचित्र का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जनरली 3 तरह के मैप्स होते हैं, मानचित्र होते हैं। पहला तो हो गया आपका भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, इसको फिजिकल मैप भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस मैप में हम लोग क्या शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इस मैप में पर्वतों के बारे में, पर्वतों को रिप्रेजेंट करेंगे, पठारों जो होता है, प्लेट्यूज होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। मैदानी भाग जो हो गया, प्लेन्स हो गए, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिवर्स के बारे में, नदियों को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मैप में। इस तरह का जो मैप होगा, जो कि प्राकृतिक आकृतियाँ जो होती है, मतलब नेचुरल शेप्स होते हैं, जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया, गॉड गिफ्टेड है, वो खुद ब खुद बना गया है। उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग भौगोलिक मानचित्र या फिजिकल मैप में हम लोग उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखिए, अब ये नेक्स्ट है राजनीतिक मैप या पॉलिटिकल मैप भी इसे बोलते हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप में क्या करेंगे हम लोग, पॉलिटिकल मैप में स्टेट्स हो गया, टाउन्स हो गया, सिटीज़ हो गया, और जो विलेज हो गए, या वर्ल्ड के कोई भी अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो बॉर्डर है, उनको मैप
उनको जो हम लोग मैप के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में ओनली ये आप समझ सकते हैं नॉर्मली कि जो भी अपना एरियाज़ हो गए, स्टेट हो गए, कंट्रीज़ हो गए या सिटीज़ हो गए, विलेज हो गए, उन सब की जो बाउंड्री जो होती है उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल मैप के माध्यम से देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। और तीसरी जो और अंतिम जो है मानचित्र के प्रकार वो है थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक मानचित्र। ये थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से हम लोग बहुत सारी जो जानकारियाँ प्राप्त करती है, उनमें से कुछ हैं जो, जैसे कि आप मान लीजिए सड़क का मानचित्र कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग थीमेटिक मानचित्र में रिप्रेजेंट करेंगे। वर्षा वाले जो एरिया है या वर्षा को मैप में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो थीमेटिक मैप्स के माध्यम से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फॉरेस्ट वाला एरिया हो, इंडस्ट्रीज हो, इन सब चीज़ों को डिटेल या इन सबों का लोकेशन एरियाज़ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीमेटिक मैप्स का यूज़ करते हैं, थीमेटिक मानचित्र का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए मेनली जो मैप्स होते हैं, कोई भी मैप्स, उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं उसको। कोई मैप में 3 चीज़ें ज़रूर मिलेगी आपको। एक उसमें डिस्टेंस, दूरी ज़रूर मिलेगी, दिशा, डायरेक्शंस ज़रूर मिलेगी, और प्रतीक, सिंबल्स, ये ज़रूर मिलेगी कोई मैप में। इन तीन चीज़ों से ही मिलके आपकी मैप बनकर तैयार होती है, जो कि हमें देखने में आसान होती है और बहुत सारी जानकारी हम लोग एक पेपर पे पा सकते हैं। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि सब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैप जो होता है एक ड्राइंग होता है, स्केच होता है, ठीक है, जिसमें पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड को या वर्ल्ड के किसी एक भाग को छोटे कागज़ के पन्नों पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैप्स में। तो मानचित्र छोटे पैमाने पे क्या हो जाता है, खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने मतलब छोटे स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। छोटे पैमाने पे क्यों खींचे जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा वो वास्तविक में हम उतने बड़े को ड्राइंग अपने पेपर पे नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको सिंबॉलिक में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसका लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग स्केल में, डिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग स्केल में मेजरमेंट करके लिखेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे स्केलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मैप में होता है, मैप में जो स्केल दिखाते हैं, स्केल के माध्यम से दिखाते हैं, तो उसको बहुत ही सावधानी से किया जाता है मैपिंग, उसका स्केलिंग, ताकि क्यों उसको बहुत ही केयरफुली करते हैं, ताकि जो दो जो प्लेस है उन दोनों जगहों के बीच में जो रियल डिस्टेंस है वो वही रहे, वो बदले नहीं कभी, ठीक है। तो यह कैसे हम लोग कर सकते हैं कि वो दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो उन दोनों जगहों का डिस्टेंस सेम रहने के लिए यह तभी पॉसिबल है जब एक छोटे कागज़ पे एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कागज़ की एक छोटी सी दूरी, कागज़ पे खींचा गया हुआ, मान लीजिए कागज़ पे आप एक छोटी सी दूरी, ये डिस्टेंस आप खींच रहे हैं, ठीक है। ये दूरी रिप्रेजेंट करना चाहिए, सपोज दैट ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर पेपर पे खींचा गया होगा, तो ये कितने, अगर रियल में देखेंगे तो ये मान लीजिए 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्केलिंग पे, आप किस तरह का स्केलिंग करते हैं अपने मैप में, ठीक है। तो पेपर पे 1 सेंटीमीटर, रियल में जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर को मान लीजिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही सेम इसी चीज़ को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग कैसे करते हैं, देखिए स्केलिंग क्या होता है, स्केल पैमाना, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में पैमाना बोलते हैं, इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो जो स्थल होता है, जो सरफेस पे, जो अर्थ का सरफेस पे जो रियल डिस्टेंस होता है, जो वास्तविक दूरी होती है, और मानचित्र पे दिखाई गई, जो मैप पे दिखाई गई जो दूरी का अनुपात होता है ये, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ एक्स है अपना रियल में सरफेस पे अपना ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाई आपका हो गया, वाई हो गया पेपर पे, ठीक है।
तो स्केल क्या हो जाएगा, जो अपना रियल सरफेस पे है, मान लीजिए एक्स है, डिवाइडेड बाय जो पेपर पे है वाई डिस्टेंस, तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वही स्केल कहलाएगा। ठीक है, तो आगे आपका एग्जांपल भी यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया सपोज दैट कि आप मान लीजिए कि आपके और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे मैप पे या मानचित्र पे 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुआ ना। जब 2 सेंटीमीटर हो गया, ये अगर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज दैट, तो 1 सेंटीमीटर कितने को किया, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हम लोग सपोज करते हैं और इसे हम लोग स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्केल करते हैं उसको, पैमाना बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है, जो स्केल हो किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें स्केल के बारे में जानकारी होगा तो हम लोग क्या है, मानचित्र पे जो दिए गए हैं किसी भी दो स्थान के बीच के जो डिस्टेंस होता है, हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और दिखा देता है कि जो स्मॉल स्केल वाला जो मैप होता है वो किसे बोलते हैं और लार्ज स्केल वाला मैप किसे बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब बड़े क्षेत्रफल, जो बड़ा लार्ज एरिया वाला जो होगा भाग, लार्ज एरिया वाला भाग जैसे महाद्वीप हो गया, देश हो गया, उन सबको क्या है कागज़ पे दिखाना होता है, तो हम लोग छोटे पैमाने का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटा पैमाना कैसे, मतलब कि बड़ा चीज़ को हम लोग छोटे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको छोटा पैमाना बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर में हम लोग 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा वाला पोर्शन को हम लोग एक छोटे से स्केल में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको स्केल इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। ठीक है, और आगे बताते हैं आपको लार्ज स्केल किसको बोलते हैं। जब हम लोग कोई एक छोटा सा जो क्षेत्रफल वाला जो भाग है, छोटा सा एरिया वाला जो पार्ट है, जैसे कि हो गया गांव हो गया, शहर हो गया, अगर इन सब चीज़ों को अगर कागज़ पे दिखाना होगा तो हम लोग बड़े पैमाने का यूज करते हैं, लार्ज स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत ही कम छोटी सी दूरी को हम लोग पेपर में एक नॉर्मल डिस्टेंस में हम लोग शो करते हैं, छोटी सी दूरी को। जैसे कि सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पे 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल स्केल में हम लोग क्या कर रहे थे, 5 सेंटीमीटर और 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो मैप बना होता है जिसमें कि एक जो स्केल होता है, छोटे स्केल में छोटी सी डिस्टेंस को ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल वाला मैप बोलेंगे। ठीक है, इसमें छोटी सी जगह को ही रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा स्केल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि जो लार्ज स्केल वाले मैप होते हैं उस मैप में छोटे जो स्मॉल स्केल वाला मैप होते हैं, छोटे पैमाने वाले जो मैप होते हैं, उसके कंपेयर में हम लोग लार्ज स्केल वाले मैप में ज़्यादा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, वो डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लास्ट जो एक पिक्चर है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए स्केलिंग करना किसे बोलते हैं। देखिए ये रहा स्केलिंग, कोई मैप में ये आपको स्केल दिया रहेगा कि इस मैप में जो डिस्टेंस दिखाया जा रहा है क्या स्केल है। तो इस मैप में जो दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का दिखाया गया है। यहाँ पे मैपिंग करेंगे, मतलब मैप में अगर कहीं भी हम लोग डिस्टेंस जो निकालेंगे, मान लें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाले, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रियल में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ एग्जांपल दिया है। इसमें एक एग्जांपल देता है कि एक कुआं और एक वृक्ष के बीच 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये कुआं हो गया और ये वृक्ष हो गया, ट्री हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। ऑन द पेपर ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रियल में कितना होगा, तो रियल में क्या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर होता है।
तो स्केल जो है अपना, तो 5 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पेड़ और कुआं के बीच जो रियल डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर का है। ठीक है, देखिए एक चीज़ फिर एक और एग्जांपल देता है कि जो पोस्ट ऑफिस ए और करीम का जो घर है ई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 मीटर, तो 12 सेंटीमीटर बराबर हो गया 120 मीटर। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि हम लोग एक पक्षी की तरह उड़ के सीधे तो जा नहीं सकते हैं ई से ए तक। ठीक है, कहने का मतलब ई से ए तक हम लोग ऐसे उड़ के तो जाएंगे नहीं। हम लोग क्या है, स्टेप बाय स्टेप पहले ई से डी जाएंगे, डी से सी जाएंगे, सी से एम जाएंगे, एम से बी जाएंगे, बी से ए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जोड़ते रहेंगे। जैसे कि इन दोनों के बीच का ई से डी के बीच का जो डिस्टेंस है, डी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, सी और एम के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और एम और बी और ए, इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या है, टोटल डिस्टेंस मालूम चल जाएगा ई और ए के बीच का। ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो डिस्टेंस निकल जाएगा यही करीम के घर से पोस्ट ऑफिस के बीच की कुल दूरी होगी। ठीक है, अब चल लेते हैं, दूरी तो पढ़ ली हम लोग, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैप में क्या होता है, राइट साइड में दाहिनी ओर, मतलब मैप का जो ऊपर दाहिनी ओर मतलब टॉप में राइट साइड। ठीक है, जैसे कि इस पेज का टॉप राइट साइड क्या हो गया, ये एरिया हो गया, तो इस एरिया में एक तीर का निशान बना होता है। ठीक है, इस तरह का, उसके ऊपर क्या उत्तर लिखा होता, ऊ लिखा रहता, ऊ। ठीक है, तो ऊ मतलब क्या हो गया, ऊ मतलब हो गया उत्तर। जो तीर का निशान है उत्तर दिशा को दर्शाता है, तो यह उत्तर रेखा भी कहलाता है। ठीक है, जब उत्तर दिशा के बारे में हमें मालूम चल गया तो ऑब्वियसली कि हम लोग जो है चारों दिशा के बारे में मालूम कर लेंगे। अगर मान ले जाए ये आपका है, ये इस वाला एरिया जो है, ये वाला लाइन अगर उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण हो गया तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अगर हमें मैप में कोई भी एक डायरेक्शन पता चल जाएगा तो हम लोग चारों डायरेक्शन के बारे में हम लोग ईजिली जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं ना वो कौन होते हैं, जो नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये क्या हो गया, ये मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनल ओरिजिन शायद बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो प्रधान दिग्बिंदु है इसे कार्डिनल ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कार्डिनल ओरिजिन कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये और ये और ये मेन 4 अपना जो हो गया प्रधान दिग्बिंदु हो गया। ठीक है, तो इन चारों दिशा के बीच भी एक एक जो दिया गया है बताता हूँ। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो एक लाइन मिलेगी, जो डायरेक्शंस मिलती है, उसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो मिलेगा दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच में जो, सॉरी ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो एरिया मिलेगा उसे दक्षिण पूर्वी एरिया बोलेंगे। दक्षिण पश्चिम के एरिया में जो मिलेगा उस एरिया को दक्षिण पश्चिम एरिया बोलेंगे। जो पश्चिम और उत्तर के बीच का वाला जो एरिया होगा वो उत्तर पश्चिम वाला एरिया कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह क्या है, बीच वाली जो दिशा होती है ना, इसकी मदद से हम लोग किसी भी स्थान का जो सही, एकदम जो सही सटीक जो स्थिति होती है, पोजीशंस होती है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया भी गया है कि मैप, जो एक फिगर दिया गया 4.1 लास्ट में, इसमें बोला गया विकास के घर से सामुदायिक केंद्र
तथा खेल के मैदान की दिशा बताइए। तो देखिए, विकास का घर ये हो गया, ठीक है। सामुदायिक भवन कहाँ है? सामुदायिक भवन इधर है, मतलब विकास के घर के उत्तर में सामुदायिक भवन है। और खेल का मैदान किधर है? खेल का मैदान इधर है। तो ये तो अपना हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब। तो ये दोनों के बीच वाला जगह जो लाइन जो जा रही है, डायरेक्शन जा रही है, उत्तर पूर्व वाला एरिया कहलाएगी। मतलब विकास के घर के उत्तर पूर्व में खेल का मैदान है, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम लोग क्या, किसी भी डायरेक्शन के बारे में हम लोग जान सकते हैं, किसी भी जगह की डायरेक्शन लोकेशन के बारे में जान सकते हैं कि किस दिशा में वो लोकेशन है, ठीक है। ये देखिए, ये कंपास का बताया गया है, कंपास का फिगर है। तो कंपास के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। वो कैसे जानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये देखिए दिक सूचक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग जो मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक जो सुई होती है इसकी, ठीक है, मैग्नेटिक चुंबकीय सुई होती है, जिसे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है, ठीक है। ये सुई मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पोल तो आपको पता है वो नॉर्थ और साउथ में ही होता है, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट आता है प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल। अभी हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसी भी मानचित्र जो मैप होता है ना, इसका तीसरा कंपोनेंट, जो तीसरा प्रमुख घटक होता है, वो क्या कहलाता है, वो प्रतीक कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी मैप पे हम लोग क्या है, रियल जो उसका किसी भी चीज़ का रियल शेप और साइज हम लोग वो जो होती है विभिन्न शेप में होती है उसकी, और उन सबको एज रियल हम लोग ऑन द पेपर उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग भवन हो गया, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ और कुओं को पेपर पे दिखाना संभव नहीं है जैसा है वो वैसा उसका सेम शेप में। तो बहुत सारे जैसे मकान हुए तो मकान भी अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। सड़क भी होगा, सड़क भी कुछ, कोई सीधा सड़क होगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो हर सड़क को हम लोग एज ए रियल उसको दिखा नहीं सकते हैं। पुल भी होगा तो कोई अलग अलग तरह का पुल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक निश्चित अक्षरों में या छाया में या मतलब फिगर में या रंग में या पिक्चर में या हो गया तो या लाइंस में, रेखाओं में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेखाओं में हम लोग दिखाते हैं उसको, ठीक है। यह प्रतीक जो होता है, सिंबल्स होता है, कम स्थान में हम लोग को क्या करती है, ज़्यादा जानकारियाँ प्रदान करती है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, मानचित्र को, मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका स्टडी करना और भी इजी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं कि कोई भी एरिया में हम लोग गए और वहाँ की हम लोग क्या है लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं, तो हम लोग दिशाओं के बारे में किसी से अगर मान ले पूछते हैं, अगर वो बता नहीं सकता तो मतलब नहीं हुआ, तो हम लोग क्या फंस जाएंगे। तब क्या होगा, हम लोग इस सिंबल्स हो गया, जो चिन्ह है, जो साइन है, साइन की सहायता से हम लोग मैप, साइन की सहायता जो मिलती है वो कहाँ से मिलेगी, हम लोग साइन जो मैप में जो साइन मिलती है उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मानचित्र की एक जो होती है विश्वव्यापी, मतलब वर्ल्ड वाइड एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको सभी आसानी से समझ सकते हैं। जो इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ठीक है। जो जितने भी सिंबल्स हैं, इन सब जो सिंबल्स हैं, तो जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उन लोगों की एग्री होने के बाद ही कुछ सिंबल को आइडेंटिफाई करके उसे क्या बोलते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये सब जो सिंबल्स होते हैं, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं या कॉन्वेंशनल सिंबल कहे जाते हैं। इंग्लिश में कॉन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं रूढ़ प्रतीक को, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रतीक जो है, सिंबल है, मैं नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि नीले रंग का हम लोग इस्तेमाल किसी के लिए करते हैं, जलाशयों के लिए करते हैं। भूरे रंग का
पर्वतों के लिए, पीले रंग पठार और हरा रंग मैदानों के दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये रेलवे लाइन, देखिए इस रेलवे लाइन में देखिए बड़ी लाइन को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर लाइन को इसमें, रेलवे लाइन को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इस फिगर से, ठीक है। जैसे पक्की सड़क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 सीधी लाइन में, और कच्ची सड़क को इस तरह की लाइन में, कट लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर्स हो गए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को ये सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्य वाला जो बॉर्डर है उसमें उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो बॉर्डर्स होता है उसको इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हो गया नदी कुआं तालाब का हो गया, बताया गया सिंबल ऐसे होते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर हो गया, छतरी हो गया, उन सब के लिए ऐसा सिंबल है। पोस्ट ऑफिस के लिए जो हम लोग लेटर में यूज करते हैं पीओ पीओ यूज करते हैं। पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ यूज करते हैं। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज करते हैं। ऐसे हम लोग वर्ड में भी, लेटर में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेटर एज ए सिंबल हम लोग यूज करते हैं। जैसे बस्ती को हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल में बस्ती को ऐसे करेंगे। जो कब्रिस्तान होगा कब्रिस्तान को इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। पेड़ को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो घास होते हैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब आपको बताता हूँ रेखा चित्र किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्केच बोलते हैं, ठीक है। स्केच क्या होता है? तो स्केच क्या होता है, नॉर्मली एक ड्राइंग होता है जो कि किसी भी जो स्केल होता है उस पर आधारित नहीं होता है। वो नॉर्मली जो हमको याद रहेगा, याददाश्त रहेगा, या लोकल ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, या स्पॉट ऑब्जर्वेशन के आधार पर बना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, किसी क्षेत्र के एक कच्चा आरेखन की आवश्यकता वहाँ पे एक अन्य स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए यूज होती है। मतलब जो कच्चा ड्राइंग, मतलब कच्चा ड्राइंग को क्या बोलेंगे हम लोग, रॉ स्केच बोल सकते हैं उसको। नॉर्मली जब हम लोग हैंड स्केच करते हैं ना, उसको कच्चा बोलेंगे। उसमें क्या हम लोग कुछ मैपिंग नहीं करते हैं, उसमें एक जगह को दूसरी जगह, एक जगह और दूसरी जगह को दिखाने के लिए क्या है, एक जगह को मान लिया फिक्स कर देते हैं। जैसे हम लोग कभी ड्राइंग खींचते हैं तो बोलते हैं ना, ये दुकान मिलेगा, दुकान से क्या है सीधा चले जाना और यहाँ पे राइट मुड़ जाना। तो इस तरह के जो हैंड रिटन जो स्केच करते हैं हम लोग, जो डायरेक्शंस बनाते हैं, इसमें क्या ना तो कुछ स्केलिंग है ना कुछ है, तो यह एक तरह का यही स्केच कहलाता है, ठीक है। तो और इसे ही हम लोग हैंड स्केच या कच्चा आरक बोल रहे हैं उसको, या रॉ स्केच बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी बनेंगे मानचित्र उसको क्या बोलेंगे, रेखा चित्र, मानचित्र या स्केच मैप बोलते हैं उसको, ठीक है। ये देखिए कुछ एक्सरसाइज दिया गया है करने के लिए कि डायरेक्शन बताने के लिए कौन किधर है स्थिति, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखिए खाका क्या होता है, खाका को इंग्लिश में प्लान बोलते हैं, ठीक है। वो सिविल इंजीनियरिंग लाइन में ये वर्ड मैक्सिमम यूज होता है। जो घर बनते हैं वो प्लान होता है ना, कि हाउस प्लान करते हैं, उसका प्लान क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो एक छोटे से क्षेत्र का जो लार्ज स्केल पे खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं या प्लान बोलते हैं, ठीक है। छोटा सा क्षेत्र को बड़े बड़े एरिया में हम लोग खींचते हैं इसमें, ठीक है। तो एक जो लार्ज स्केल वाला जो मैप होता है उसमें हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरा की लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, जिसे मानचित्र में दिखाया नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, उसको खाका बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह समझ लीजिए प्लान वो एक ड्राइंग हो गया जिसमें हम लोग, जैसे कि अपने को अगर घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए कितना मीटर का कमरा चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का कमरा चाहिए, लेंथ कितना हो चाहिए, बेड कितनी होनी चाहिए, बाथरूम कितनी बड़ी होगी, और ड्राइंग हॉल कितनी बड़ी होगी। तो इस तरह से जिसमें डिटेल और भी चीज़ें जानकारी मिलती है उसे हम लोग प्लान या खाका बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, और आगे अभी हम लोग क्या है क्वेश्चंस करते हैं, कुछ दिए गए हैं। तो ये तो इजीली आप बता सकते हो मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हो गए। एक तो दूरी हो गया, एक क्या हो गया डायरेक्शंस हो गया, दिशा हो गया, एक क्या हो गया सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया, ठीक है।
प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को पता है कि प्रधान दिग बिंदु क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है। तो मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, स्केल क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो सरफेस पे रियल डिस्टेंस होता है और पेपर पे जो डिस्टेंस होता है, दोनों का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो पैमाना कहलाता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि मानचित्र पे हम लोग को जानकारियाँ जो होती है वो ज़्यादा प्राप्त होती हैं, डिटेल उनके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मानचित्र और खाका के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। मानचित्र तो एक तरह से हो गया कि ओवरऑल आपको एरिया का दिखा दिया, उसमें सब कुछ के बारे में दिखा दिया कि यहाँ एक घर है, यहाँ घर के बगल में एक नदी है, इस तरह करके आपको बता दिया। तो इसको मानचित्र बोलेंगे। जब प्लान बोलेंगे तो प्लान किसको बोलेंगे? प्लान जब बोलेंगे तो डिटेल उसका मेजरमेंट दिया रहेगा कि हाँ ये घर है, घर का ये डायमेंशन है, लेंथ ये रहेगा और विड्थ ये रहेगा। इस तरह की जानकारियाँ हमें मिलती है प्लान से या खाका से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मानचित्र विस्तृत जानकारी देती है? तो जो लार्ज स्केल वाली मैप होती है, वो मैप हमें क्या होती है, विस्तृत जानकारियाँ देती है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों का अध्ययन करने में सहायक होती है? तो प्रतीक जो होता है, सिंबल्स होता है, अगर सिंबल हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग मैप इजीली पढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर अगर हाउस का मैप मतलब सिंबल मुझे पता रहेगा तो जब मैं मैप देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ घर बना हुआ है। अगर रिवर का मुझे सिंबल पता होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये घर से कितनी दूरी पे एक रिवर जा रही है। अगर पेड़ का सिंबल पता होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेड़ है। रेल लाइन का सिंबल पता होगा तो हम ये भी जान सकते हैं मैप की, ये रेल लाइन कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है। तो इस तरह क्या होता है, जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो हम लोग को मानचित्र के अध्ययन में सहायता करते हैं। देखिए, वृक्ष का वितरण दिखाने के लिए वाले जो मानचित्र होते हैं, कौन सा मानचित्र होते हैं? थीमेटिक होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। नीले रंग का इस्तेमाल हम लोग क्या दिखाने के लिए करते हैं? जलाशय को दिखाने के लिए करते हैं, जो वाटर बॉडी जो होता है उसको दिखाने के लिए करते हैं। दिक् सूचक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? दिक् सूचक मतलब कंपास का उपयोग हम लोग जो मुख्य दिशा होता है, जो मेन डायरेक्शन होता है, उसको जानने के लिए करते हैं। और अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने आवश्यक हैं किसके लिए? मानचित्र के लिए। बड़े पैमाने नहीं, पैमाना, स्केल। स्केल मैपिंग रहेगा तभी स्केल के बारे में समझ सकते हैं, अन्यथा समझना मुश्किल रहेगा। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। तो इस तरह ही आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।